देखिए, अरविंद केजरीवाल के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। देश भर में नाटक नौटंकी करने वाले केजरीवाल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हो चुका है। उन्होंने तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी और मोरालिटी दिखाई। पर जिस मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने बेशर्मी से बोला था कि अगर हमारे यहाँ पे पेपर लीक होगा तो हम इस्तीफा ले लेंगे, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, छः छः सात सात पेपर लीक पंजाब में हुए हैं। तो इनके बेशरम और निर्लज मुख्यमंत्री और उनसे ज़्यादा बेशरम और निर्लज एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस आकर कहते हैं कि हमने तो पेपर लीक पकड़ लिया। अच्छा जी। और फिर वो कहते हैं कि भाई साहब, हमारे यहाँ तो ये मेरे डिपार्टमेंट में ही नहीं है, इसलिए मुझे तो मत ही पूछो। और कॉकरोच पार्टी के मंच पे भी वो गए। गजब है। मतलब आपके यहाँ हो पेपर लीक तो वो चमत्कार, और कहीं और हो तो वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर गुनेगार। और कांग्रेस भी तो निर्लजता की हद पार करती है। कर्नाटका में, केरलम में, हिमाचल में, उनके हर राज्य में पेपर लीक हुए। अब ये नौटंकी कंपनी जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, इनमें से किसी के मुंह से इस्तीफे का ई नहीं निकल रहा है। एक बार भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं। पर चलो, मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉकरोच पार्टी के जो होनहार युवा नेता है, अब वो अगला धरना पंजाब में करेंगे, जहाँ पे तो डिनायल मोड में है, डाइवर्जन मोड में है। और फिर कांग्रेस के शासित राज्यों में भी करेंगे और उनके इस्तीफे को मांगने का काम करेंगे। ये बेशर्मी है। असदुद्दीन ओवैसी ने मैसेज भेजा अखिलेश यादव को, कहा है कि दिस इज करेक्ट टाइम टू टॉक। देखिए, कल तक था भाईजान के बीच में कंपटीशन, अब हो रहा है मियाओं का कोलैबोरेशन। ये मियाँ भाईजान कोलैबोरेशन है, क्योंकि इनको पता है कि ये दोनों एक ही वोट बैंक की थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही वोट बैंक के सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों यूसीसी का विरोध करते हैं, दोनों हिंदू आस्था को गाली देते हैं, दोनों महिला अधिकारों का विरोध करते हैं, दोनों आतंकियों की पैरवी करते हैं, दोनों सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो इतना कॉमन ग्राउंड है इन दोनों में। तो इन दोनों ने बोला कि क्यों हम अलग अलग रहे। तो हम साथ साथ है होने की ये कोशिश है। और चुनाव हो जाते तो हम आपके है कौन हो जाते हैं। पर ये दोनों एक ही है। ये यूपीए में भी दोनों साथ में ही थे और अभी भी साथ में, कोई हैरानी की बात नहीं है। कारगिल दिवस के अवसर पर आज राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि एक तरफ इंडिया जो है वो डेटा सेंटर पे फोकस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो रेडिकलाइजेशन सेंटर क्रिएट कर रहा है। देखिए, आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमारे सभी शूरवीरों को, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया माँ भारती की एकता अखंडता के लिए, 15,000 से 18,000 की फीट पर निडर होकर उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तानियों को खदेड़ा, और भारत की 1 इंच भूमि भी किसी भी घुसपैठिए आतंकी इन्फिल्ट्रेटर के हाथ न जाए, इसके लिए उन्होंने जिस प्रकार का बलिदान दिया, पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ महसूस करता है। और ये देखिए, भारत और पाकिस्तान में अंतर यही है, उस समय पर भी पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव को क्लेम नहीं किया, और आज भारत अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देता है। मोदी जी की सरकार हमेशा सर्वोच्च सम्मान देती है। पाकिस्तान जो केवल और केवल आतंकवाद का निर्यात या एक्सपोर्ट करता है, भारत जिसके आज एआई और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट से वो जाना जाता है। पाकिस्तान जिसकी पूरी दुनिया में केवल अगर पहचान है तो आतंकी संगठन और आतंकी नेता, उसामा बिन कभी लादेन पाकिस्तान में मिलता है, कभी लश्कर तैयबा, कभी हाफिज सईद, कभी जैश ए मोहम्मद, इससे ही पाकिस्तान की पहचान है। और भारत की पहचान होती है सत्य नडेला से, सुंदर पिचाई से, उन भारतीयों से जो टॉप 500 कंपनी में सीईओ या मालिक के स्टेटस पर बैठे हैं। तो भारत पूरी दुनिया में उन्नति, प्रगति और एक प्रकार से शांति का संदेश पसराता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान आतंकी की जननी है, आतंक की जननी है, तो वो केवल आतंकवाद और इस प्रकार के रेडिकलाइजेशन के ही साथ एसोसिएट होता है। दुख की बात सिर्फ इतना है कि आज जब हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, कांग्रेस ने 5 वर्ष पाकिस्तान से सॉलिडारिटी दिखाते हुए कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व ही नहीं किया, 2004 से 2009, क्योंकि उनको इस्लामाबाद से आदेश आया था सोनिया गांधी को। तो कम से कम कांग्रेस को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयरस्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पे आज भी ये निर्लज लोग सवाल उठाते हैं, बेशर्मे लोगों को, कांग्रेस पार्टी को सेना से माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा है जिसमें वो पूछते हैं कि बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए अकाउंटेबल कौन है। देखिए, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने
पिछले कुछ हफ्तों में दिखाया है कि वो रिसेप्टिव, रिस्पॉन्सिव, सेंसिटिव, स्टूडियस और सेंसिबल, अकाउंटेबल और डेमोक्रेटिक है। और इसीलिए सोनम वांगचुक जी का फास्ट हो या सीजेपी का प्रोटेस्ट हो, स्टूडेंट्स की मांग हो, डायरेक्ट संवाद करके उन सभी की मांगों को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी ने सीधा संवाद साधा जेनजी से, किस प्रकार से हम एंटी कॉपिंग लॉ लाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए, आगे भी हम कड़े कानून ला रहे हैं अगले हफ्ते में, किस प्रकार से जो दोषी है उनको अरेस्ट किया गया, पेपर फिर से करवाया गया, जो पहले यूपीए के ज़माने में कभी नहीं हुआ। परंतु राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है भाई मेरा पॉलिटिकल क्रेडिट किधर है, तो कभी सोनम वांगचुक को दलाल बोलते हैं, कभी सीजेपी के साथ उनका झगड़ा, कभी आम आदमी पार्टी के साथ झगड़ा, कभी समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस से पूछा जाएगा भाई कर्नाटका में, केरलम में, हिमाचल में किसी एक चपरासी को भी आपने निकाला है क्या? धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हो गया। तो ये सवालों के ना जवाब है राहुल गांधी के पास, और ना क्रेडिट कोई राहुल गांधी को दे रहा है, ना उनको कोई स्टूडेंट नेता मान रहा है। अब 56 साल के हो गए। तो इसीलिए राहुल गांधी अपनी फ्रस्ट्रेशन में बार बार नया एक मुद्दा लाकर उन मुद्दों पर जिस पर क्लैरिफिकेशन दे दी गई। और जहां तक पैलेट गन का सवाल है, तो राहुल जी को पता होना चाहिए कि पैलेट गन इस्तेमाल हुआ था 2010 में जम्मू कश्मीर में। सरकारें किसकी थी वो जरा जाकर देख ले, और किस प्रकार से उन्होंने तेलंगाना में स्टूडेंट्स पर क्रैकडाउन किया हो, अभी जो प्रोटेस्ट हो उसमें, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में किसानों पे, ट्राइबल्स पे क्रैकडाउन किया हो, जिस प्रकार से उन्होंने क्रैकडाउन दिल्ली में अन्ना हजारे मूवमेंट चल रहा था तो रामबाला नाम की एक महिला को मौत के घाट उतारने का किया। तो कम से कम पर उपदेश कुशल बहुते रहे। कांग्रेस पार्टी पहले खुद जाकर अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले, और पहले जाकर खुद अपने सरकारों में किस प्रकार का व्यवहार प्रोटेस्टर से किया जाता है उसको देखे।